नोएल एक ऐसा युवा व्यक्ति है जो दुनिया का सबसे मजबूत साधक बनना चाहता है, लेकिन वह संभवतः सबसे कमजोर समर्थन वर्ग, एक बातूनी, के साथ फंस जाता है। इस दुनिया में रसातल नामक घटनाएं होती हैं जो नरक की गहराई से जुड़ी होती हैं। और इस भूले हुए दिन पर मंगनी का भंडाफोड़ हो गया, इसलिए नोएल के गांव पर 12 स्तर के राक्षसों ने हमला कर दिया। नोएल के दादाजी गांव में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास राक्षसों के खिलाफ लड़ने का कौशल है, इसलिए वह अपनी कुल्हाड़ी पकड़ लेते हैं और नोएल को छुपे रहने के लिए कहते हैं, जबकि वह मदद आने तक राक्षसों से दूर रहते हैं। हालांकि नोएल को पता है कि इस तरह की स्थिति में उनके लिए मदद मिलने का कोई रास्ता नहीं है और उन सभी राक्षसों से अकेले लड़ना मौत की सजा है। उसे विश्वास नहीं है कि उसके दादाजी ऐसी किसी चीज से जीवित वापस आ सकते हैं, लेकिन उसके दादाजी ने उसे आश्वासन दिया कि वह इसे संभाल सकता है। उसने पहले लेवल 13 के राक्षस को हराया है और लोग उसे यूं ही मौत के घाट नहीं बुलाते। उसके बाद वह राक्षसों का सामना करने के लिए बाहर चला गया, और भले ही उसने अच्छी लड़ाई लड़ी हो और राक्षसों के एक समूह को बाहर निकाला हो, दादाजी अभी भी इतनी बुरी तरह से पके हुए थे कि उनके पैर अलग अलग समय क्षेत्र में आ गए। नोएल अपनी तरफ दौड़ता है और दादाजी अपने वादे के मुताबिक जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होने के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन अगर वह गांव की रक्षा करना चाहते हैं तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। यह वह नियति है जिसके लिए सभी साधक अभिशप्त हैं, क्योंकि युद्ध का जीवन जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित किया है। दादाजी पूछते हैं कि क्या नौकरी के खतरों को देखने के बाद भी नोएल उनके नक्शे कदम पर चलेगा, और अपनी आंखों में आंसू के साथ नोएल ने घोषणा की कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली साधक बन जाएगा, और नोएल दुनिया का सबसे मजबूत साधक बनने का वादा करता है अपने दादाजी की विरासत पर। इसके बाद हम वर्तमान दिन की ओर मुड़ते हैं, जब नोएल ने अपना वादा पूरा कर लिया है और दादाजी के नक्शे कदम पर चलने का रहस्य बन गया है। और हालांकि वह अपने साथियों को आदेश दे रहा है, वह टीम में सबसे मजबूत से बहुत दूर है, क्योंकि उसके पास सबसे कमजोर समर्थन वर्ग बात करने वाला है। राक्षस नोएल की टीम लड़ रही है, या उसे कम पिशाच कहा जाता है, और वे जादू का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनसे निपटना परेशानी भरा है, क्योंकि पिशाच रानी थोड़े समय में पुनरुत्पादन कर सकती है और एक नई सेना को जन्म दे सकती है। नोएल ने अपनी पार्टी के सदस्यों को शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपनी सतर्कता में कोई कमी न आने दें, क्योंकि छोटे पिशाच अभी भी बेहद मजबूत हैं और गंभीर रूप से घायल होने पर भी वे लड़ना जारी रख सकते हैं, इसलिए हर एक से दोबारा निपटने की जरूरत है। पार्टी कालकोठरी के माध्यम से जारी रहती है और वॉल्टर नोएल से पूछता है कि क्या वे सभी छोटे पिशाचों को नजरअंदाज कर सकते हैं और सीधे रानी की ओर जा सकते हैं, ताकि वे मिशन को जल्दी से पूरा कर सकें। हालांकि नोएल ने उसे बताया कि यह एक मूर्खतापूर्ण विचार है, क्योंकि रानी से लड़ते समय वे कम पिशाचों से घिरे रहेंगे। इस मिशन को संभालना उनके जैसी सी रैंक वाली पार्टी के लिए पहले से ही काफी कठिन है, इसलिए लापरवाही से आगे बढ़ने से वे निश्चित रूप से मारे जाएंगे। वॉल्टर को संदेश मिलता है, लेकिन वह व्यंग्यपूर्वक कहता है कि वह केवल नोएल को सुन रहा है, क्योंकि वह पार्टी का महत्वपूर्ण वक्ता है। एक वक्ता के रूप में नोएल अपनी पार्टी के सदस्यों को भद्दे शब्दों से बढ़ाने में सक्षम है, लेकिन उसकी व्यक्तिगत ताकत औसत से काफी नीचे है और यह वास्तव में उसे निराश करती है। तो नोएल पलट जाता है और वॉल्टर के आत्मविश्वास को खत्म करने वाला होता है। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह सके, उसने छत पर एक छोटे पिशाच को डेरा डाले हुए देखा और यह निश्चित रूप से कुछ योजना बना रहा है, इसलिए उसने अपनी टीम को छिपने का आदेश दिया। तभी पिशाच एक जहरीला बादल छोड़ता है और नोएल उसके ठीक बीच में फंस जाता है। उसने दूसरों को दिखाया कि नोएल खतरे में है, इसलिए वे दौड़कर उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कार्रवाई कर पाते, पिशाच उन पर हमला कर देता है और उसे मार गिराया जाता है। वॉल्टर और लॉयड नोएल की मदद के बिना राक्षस को रोकने की कोशिश करते हैं। वे पहले की तुलना में बहुत कमजोर हैं, इसलिए वॉल्टर ने नोएल से विनती की कि वह इससे बाहर निकल जाए और उन्हें कुछ आदेश दे। नोएल यह सुनता है और उसे उस दिन की याद आती है जब उसके दादाजी की मृत्यु हुई थी, इसलिए वह खुद से कसम खाता है कि वह किसी और को मरने नहीं देगा और राक्षस पर कई गोलियां चलाने के लिए बंदूक निकालता है और साथ ही इससे उबरने के लिए एक स्वास्थ्य औषधि भी पीता है, जहर। हो सकता है कि उसके पास उस तरह की ताकत न हो जो उसके दादाजी के पास थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह पूरी तरह से बेकार है, और वह यह दिखाने की योजना बना रहा है कि एक बात करने वाला कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। वह अपने बातूनी रणनीतिज्ञ के कौशल को सक्रिय करता है, और अब जब वह अपने साथियों को आदेश देता है तो उनकी क्षमताएं 25% बढ़ जाती हैं। फिर वह अपने युद्ध स्वर कौशल का उपयोग करता है और अपनी टीम की सहन शक्ति और मन को बढ़ाने में सक्षम होता है।
नोएल की मदद से टीम अब अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम है, लेकिन उनके ऊपर टेमियास को 3 और राक्षस दिखाई देते हैं और वह घबराने लगती है। इसलिए नोएल उसे शांत करने के लिए अपने एक कौशल का उपयोग करता है। यदि यहां सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो नोएल भविष्यवाणी करता है कि टीम को 74 सेकंड में राक्षसों को खत्म करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए वह दूसरों से कहता है कि वह बाकी छोटे पिशाचों को संभाल लेगा, इसलिए उन्हें राक्षसों को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रानी और अपने सबसे मजबूत हमलों का उपयोग करने के लिए तैयार रहें। जैसे ही छोटे पिशाच नोएल पर हमला करते हैं, वह अपनी भाषण तकनीक का उपयोग करता है और उन्हें अपनी जगह पर स्थिर करने के लिए उन पर चिल्लाता है। और जब वे हिलने डुलने में असमर्थ हो जाते हैं, तो वह अपनी जादुई बंदूक का उपयोग करके बर्फ की गोली चलाता है और उन्हें बर्फ के एक खंड में घेर लेता है। दुर्भाग्य से छोटे पिशाचों में से एक हमले से बचने में कामयाब रहा, लेकिन उसके पास अभी भी कक्ष में एक गोली बची हुई है, इसलिए उसके पास खुद को बचाने के लिए आखिरी छोटे पिशाच को फ्रीज करने का विकल्प है। हालांकि उसने रानी का ध्यान भटकाने के लिए उस पर गोली चलाने का फैसला किया और इसके बजाय अपने साथियों को मौका दिया। इसके लिए धन्यवाद। वॉल्टर और लोहित अपनी अंतिम चाल से रानी पर वार करने और उसे नीचे गिराने में सक्षम हैं, लेकिन जब तानिया अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए नोएल के पास जाती है तो वह भयभीत हो जाती है, क्योंकि वह उसे छोटे पिशाच द्वारा छुरा घोंपते हुए देखती है। सौभाग्य से यह पता चला कि नोएल को वास्तव में चाकू नहीं मारा गया था, क्योंकि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए चीजों की पूरी तरह से गणना की थी कि वह जीवित रहेगा। वह जानता था कि एक बार जब रानी हार जाएगी तो सभी छोटे पिशाच स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ना बंद कर देंगे और मारे जाने से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त समय था। इसके साथ टीम ने कालकोठरी को सफलतापूर्वक साफ कर दिया है और आसपास की खाई खत्म हो गई है। नोआल के टीम के साथी उसकी जांच करने के लिए आते हैं और जबकि वे जानते हैं कि हम यह सब सावधानीपूर्वक योजना बनाते हैं, फिर भी वे इस तरह लापरवाही से अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए उसे डांटते हैं। नोएल उस दिन के बारे में सोचता है जब उसे पहली बार पता चला था कि वह बहुत बातूनी है और वह रो रहा था क्योंकि वह अपने दादा की तरह एक योद्धा बनना चाहता था। उनके दादाजी ने उन्हें इसके बारे में चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि चाहे उनकी कक्षा कुछ भी हो, उनका निश्चित नोआल बड़ा होकर दुनिया का सबसे मजबूत साधक बनेगा, क्योंकि वह अपने अंदर अविश्वसनीय प्रतिभा को महसूस कर सकते थे। उस दिन के बाद से नोआल अपने समर्थक वर्ग से हतोत्साहित नहीं हुआ है और दुनिया का सबसे मजबूत साधक बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है, भले ही वह सिर्फ बातूनी हो। अपना मिशन पूरा होने के बाद पार्टी को वेल्लन साम्राज्य की राजधानी एट्रिया वापस जाना होगा ताकि वे अपनी सफलता की रिपोर्ट कर सकें। साम्राज्य अन्य देशों की तुलना में रसातल हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील है, इसलिए इससे लड़ने के लिए साम्राज्य ने राक्षसों से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग करके जादुई तकनीक विकसित की। इस तकनीक को विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री केवल साधकों की मदद से प्राप्त की जा सकती है, इसलिए समाज में उनके योगदान के लिए साधकों की जनता द्वारा प्रशंसा की जाती है। नोआल आधिकारिक तौर पर तब साधक बन गया जब वह 15 वर्ष का था, इसलिए वह राजधानी चला गया और अपने लिए कुछ साथी ढूंढ लिए, क्योंकि वह एक साधक के रूप में अकेले नहीं लड़ सकता था। यहां पर वॉल्टर पार्टी का योद्धा है, समय अभी भी मरहम लगाने वाला है और लॉय तलवारबाज है, इसलिए हालांकि नोएल को एक स्काउट भी पसंद आएगा, कुल मिलाकर उनकी टीम काफी संतुलित है। वॉल्टर ने नोटिस किया कि नोआल किसी कारण से वास्तव में शांत है, इसलिए वह पूछता है कि क्या कुछ गलत है। खोज को पूरा करने के लिए पार्टी को 5 मिलियन का इनाम मिला, इसलिए वॉल्टर पूछता है कि क्या नोआल इस बात से नाराज है कि उन्होंने अधिक पैसे के लिए बातचीत नहीं की। फिर वह नोआल से कहता है कि एक साधक को पैसे के पीछे इतना नहीं उलझना चाहिए, और उसके दादाजी ने भी शायद यही बात कही होगी। लेकिन इसके विपरीत दादाजी ने नोआल को जो पहला सबक सिखाया वह यह था कि चाहे वह कुछ भी करे, बेहतर होगा कि उसे शीर्ष डॉलर का भुगतान किया जाए, क्योंकि वह दिन के अंत में घर जाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। ऐसा कहा जा रहा है कि नोआल निश्चित रूप से एक उच्च इनाम चाहता था और वह इस बात की परवाह नहीं कर सकता था कि वॉल्टर क्या सोचता है, लेकिन वह इसे सिर्फ एक बार जाने देगा। समय अभी भी वॉल्टर से कहता है कि वह नोआल को परेशान करना बंद कर दे, लेकिन वह अब भी इस बात पर जोर देता है कि नोआल को उसे अधिक सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वह उससे 2 साल बड़ा है। नोएल ने जवाब दिया कि साधकों के बीच उम्र का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एकमात्र चीज जो आपको सम्मान दिलाएगी वह आपकी ताकत है। और नोएल ने सवाल करना शुरू कर दिया है कि क्या वॉल्टर वास्तव में सम्मान पाने के लिए सक्षम है। वॉल्टर क्रोधित हो जाता है और चिल्लाता है कि नोआल यहां एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अक्षम है, क्योंकि वह जो भी करता है वह पीछे से आदेश देता है, जबकि बाकी लोग अग्रिम पंक्ति में अपनी जान जोखिम में डालते हैं।
नोआल को लगता था कि टीम के साथ उनका तालमेल अच्छा है, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ है कि वे उनके लिए जो कुछ भी करते हैं उसके बावजूद वे सभी उन्हें एक बोझ के रूप में देखते हैं। लेकिन उसे संबोधित करने से पहले वह एक बार फिर वॉल्टर का अपमान करता है, उसके साथ लड़ाई शुरू करने वाला होता है। हालांकि लॉयड बीच में आता है और कुछ भी बुरा होने से पहले उन दोनों को अलग कर देता है। फिर वह विषय बदलता है और सुझाव देता है कि वे इसे बंद कर दें और अपने पुरस्कार बांटना शुरू कर दें। थोड़ी देर बाद वे सभी फव्वारे के पास बैठे हैं और तामिया इस बात से निराश है कि इतने कठिन मिशन के बाद उसे कितना कम मिला। लॉयड बताते हैं कि सभी उपकरण, लागतों और करों का भुगतान करने के बाद केवल 1 मिलियन भराव बचा था, इसलिए प्रत्येक टीम के सदस्य को केवल 2,50,000 मिलते हैं। वह इस बात से सहमत हैं कि यह निराशाजनक है, लेकिन उनकी पार्टी का फंड लगातार बढ़ रहा है, इसलिए उन्हें यकीन है कि अगली बार जब उन्हें इस तरह का बड़ा मिशन मिलेगा तो वे और अधिक पैसा कमाएंगे। नोएल बताते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्हें लगभग कभी भी बड़े मिशन नहीं मिलते हैं, क्योंकि कुलों को सभी उच्च प्रोफाइल वाले बिस्से मिलते हैं, और यहां तक कि जब उन्हें मिशन मिलते हैं तो असफल होने पर उन्हें दंड शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाएगा। इसे स्वयं ही साफ करना है, इसलिए यह टिकाऊ नहीं है। इसके अलावा नोएल ने लॉयड से पूछा कि उनकी पार्टी के संयुक्त निधि खाते में कितना पैसा है। लॉयड ने उसे बताया कि उनके पास 12,88,000 बचाए गए हैं, इसलिए नोएल का सुझाव है कि टीम को उस पैसे को अपना स्वयं का कबीला बनाने में निवेश करना चाहिए। हर कोई हैरान है कि वह ऐसा सुझाव देगा, और लॉयड उन सभी कारणों को समझाने की कोशिश करता है कि वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते, मुख्यतः क्योंकि उन्हें एक स्थापित करने के लिए देश को 20 मिलियन का भुगतान करना होगा, और वे ऐसा नहीं करते हैं, इतना पैसा है। हालांकि नोएल निराश नहीं है और कहते हैं कि वह इस अंतर को पूरा करने के लिए अपने व्यक्तिगत धन में से 7.2 मिलियन का उपयोग करने को तैयार हैं। वह जानता है कि यह एक महंगा निर्णय है, लेकिन वह हर किसी को आश्वस्त करता है, और लंबे समय में हालांकि उसे बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि वे अब बचे हुए कार्यों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। लॉयड फिर बताते हैं कि उन्हें राजधानी के भीतर संचालन का एक आधार हासिल करने की आवश्यकता होगी, और किराए की कीमतें आजकल अत्यधिक हैं। हालांकि नोआल ने पहले ही इसे कवर कर लिया है और अपनी टीम के लिए किराए के लिए एक सस्ती इमारत ढूंढ ली है। तब तानिया चिल्लाती है और उल्लेख करती है कि वे सभी अभी भी सी रैंक वाले नए हैं, इसलिए वे संभवतः एक कबीले को चलाने का काम नहीं कर सकते। लेकिन नोएल को नहीं लगता कि कबीले बनाने से बचने के लिए यह एक अच्छा बहाना है। यदि वे अभी छलांग नहीं लगाते हैं तो वे कभी भी अपने दम पर वंश चलाने के लिए तैयार नहीं होंगे। नोआल एक कबीले को चलाने के तरीके के बारे में सब कुछ अध्ययन कर रहा है, इसलिए वह उन सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के बारे में जानता है जिन्हें अपनाना होगा। एकमात्र चीज जो उसके पास नहीं है वह है अनुभव, और कबीला शुरू करने के लिए कबीले का अनुभव प्राप्त करना ही एकमात्र तरीका है। इसलिए हालांकि यह कठिन हो सकता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नो एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी लॉयड का अभी भी मानना है कि उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने खुद को भरोसेमंद साबित कर दिया है। लेकिन यही लॉयड गलत है। नो इस बात की गारंटी दे सकता है कि उन्हें ढेर सारी अच्छी नौकरियां दी जाएंगी, और उनके भरोसेमंद होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। उन्हें नौकरियां मिलने वाली हैं क्योंकि वे आकर्षक हैं। यह देश अधिक साधकों और महान साधकों को चाहता है, जिन्हें नायक और आदर्श दोनों माना जाए। इसलिए देश स्वाभाविक रूप से उनके साथ बेहतर व्यवहार करेगा, क्योंकि वे अच्छे दिखते हैं। तान्या को नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है, क्योंकि वे व्यावहारिक रूप से खुद को बेच रहे होंगे, लेकिन वॉल्टर पहले से ही इस विचार पर बिक चुका है, क्योंकि वह उस औसत दर्जे के जीवन से परेशान हो रहा है जो वे जी रहे हैं। वह प्रसिद्धि और धन का अनुभव करना चाहता है, और तान्या कुछ भी नहीं कह सकती है कि हम उससे इस बारे में बात करेंगे। वॉल्टर और नो इस पर सहमत हैं, इसलिए नो लॉयड से पूछता है कि पार्टी के नेता के रूप में उसकी क्या राय है। यदि लॉयड ना कहना चाहता है तो नो पार्टी छोड़ने और बचत का अपना हिस्सा लेने के लिए तैयार है, ताकि वह किसी और के साथ एक क्लेम बना सके, क्योंकि उसका सबसे मजबूत साधक बनने का सपना है, और वह कुछ भी नहीं होने देगा उसके रास्ते में आओ। लॉयड की आंखों में अंधेरा छा जाता है, क्योंकि उसके पास नो की मांगों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। हालांकि वह सुझाव देता है कि वे परसों इस कबीले के गठन के विवरण पर चर्चा करें। वॉल्टर इससे सहमत है, और नो को खुशी है कि वह तान्या और लॉयड को अपने विचार के साथ बोर्ड पर लाने में सक्षम था, इसलिए वह रात के लिए आराम करने के लिए निकल गया। हालांकि उस दिन बाद में वॉल्टर भयानक समाचार लेकर नो के पास आता है, क्योंकि उसे अभी पता चला है कि लॉयड और तान्या ने उन्हें धोखा दिया है और सारे पैसे लेकर गायब हो गए हैं। जब नो पत्र पढ़ता है तो वह पुष्टि करता है कि क्या हुआ था।
लॉयड ने कुछ साल पहले अपना सारा पैसा एनएफटी में निवेश किया था और अब वह कर्ज के गहरे ढेर में डूब गया है। इसलिए उसने अपना कर्ज चुकाने के लिए पार्टी के पैसे का गबन किया और पता चलने से पहले ही राजधानी से भाग गया। नो ओ को यह पूरी बात बेहद हास्यास्पद लगती है क्योंकि लॉयड ने हमेशा एक नेक और शूरवीर व्यक्ति के कृत्य को बरकरार रखा था। लेकिन काम की बात करते हुए नो ओ ने वॉल्टर से पूछा कि उसे यह पत्र कब और कहां मिला। वॉल्टर बताते हैं कि उन्होंने कल रात एक बहुत अच्छी नौकरी के बारे में सुना, इसलिए वह सुबह सबसे पहले लॉयड को इसके बारे में बताने के लिए उनके कमरे में गए। लेकिन जब तक वह पहुंचा, लॉयड ने पहले ही अपना कमरा साफ कर लिया था और तभी इनकीपर ने उसे पत्र दिखाया। इनकीपर के अनुसार लॉयड और तान्या कल रात लगभग 8 बजे शहर के गेट बंद होने से ठीक पहले चले गए और सामान्य परिस्थितियों में न तो नो ओ और न ही वॉल्टर को अगली दोपहर तक इसके बारे में पता चला होगा। इसलिए लॉयड कोशिश कर रहा था भागने से पहले जितना संभव हो उतना समय खरीदें।